हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। ओके, सो मैं थोड़ा पहले वो पैटर्न बता देता हूँ कि लाइक पहले मैं थोड़ा बताऊंगा कि लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मतलब ये बने कैसे। फिर उसके बाद हम इसका थोड़ा सा पिछले 2 3 4 साल का जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स वील एंड द वीडियो विद द Q1 FY24 नंबर्स के उनका एसेट क्वालिटी पैरामीटर्स, लोन बुक का ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स, ये सब चीजें कैसे है एंड गोइंग फॉरवर्ड हाउ शुड वी लुक एट दैट स्टॉक। ऑफ कोर्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन तो आपको दे ही सकता हूँ कि मतलब आज अगर स्टॉक यहाँ पे है तो वो कैसे कर सकता है अकॉर्डिंग टू माय व्यूज। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना कैसे। तो अगर आप लोग देखोगे आईडीएफसी बैंक बना था 2015-16 में, जब आईडीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस मिला था। तो जब आईडीएफसी बैंक बना था तो आईडीएफसी ने सारे अपना जितना भी लेंडिंग करते थे, उस टाइम पे आईडीएफसी सिर्फ कॉर्पोरेट लेंडिंग करते थे और इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग करते थे। ठीक है, तो उनका जो पूरा कॉर्पोरेट लेंडिंग जो बुक था और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बुक था, लेंडिंग बुक, उन्होंने आईडीएफसी बैंक को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आईडीएफसी बैंक का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम क्या था कि उनके पास कोई रिटेल लेंडिंग कोई इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। मतलब लोगों को एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, इनका कोई बुक ही नहीं था उनका। ठीक है, सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में और कॉर्पोरेट लेंडिंग में था। तो आईडीएफसी बैंक ढूंढ रहा था ऐसे एक इंस्टीट्यूशन को जिनके साथ वो मर्ज करके एक रिटेल बैंक बन सकते हैं। बिकॉज सबको पता है इंडिया में रिटेल में ज्यादा फोकस होता है देन लेट्स से कॉर्पोरेट में। मतलब आप अगर देखे होंगे आईसीआईसीआई बैंक देखो, एक्सिस बैंक देखो, ये सब बैंक्स ने अच्छा क्यों किया? बिकॉज ये सब रिटेल फोकस बैंक्स है। सो कॉर्पोरेट लेंडिंग में उतना पैसा नहीं बना जितना लेट्स से आपका रिटेल में बनता है। एंड इंडिया इज अ कंजम्पशन मार्केट, राइट? तो हर किसी को क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन तो लग ही जाता है, गोल्ड लोन तो लग ही जाता है। अब गांव में जाओगे तो हर किसी को गोल्ड लोन आप दे सकते हो बिकॉज गोल्ड सबके पास रहता है। गॉट इट? तो रिटेल में आना था आईडीएफसी बैंक को। दूसरे साइड में कैपिटल फर्स्ट करके एक एनबीएफसी हुआ करता था, और कैपिटल फर्स्ट में, और वो एनबीएफसी था रिटेल एंड एसएमई को लोन देता था, राइट? तो क्या हुआ फिर, कैपिटल फर्स्ट को भी एक लाइसेंस चाहिए था बैंकिंग का, जो उन्हें मिल नहीं रहा था क्योंकि वो एनबीएफसी था। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मर्ज कर लिया बिकॉज कैपिटल फर्स्ट को बैंकिंग लाइसेंस मिल गया विद द मर्जर विद आईडीएफसी, और आईडीएफसी को भी मिल गया एक रिटेल एक्सपोजर बिकॉज कैपिटल फर्स्ट का जो मैनेजमेंट था उनको रिटेल लेंडिंग का एक्सपीरियंस था, राइट? तो एकदम एक अच्छा सा शादी हुआ, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, सो जब आईडीएफसी फर्स्ट और कैपिटल फर्स्ट ये दोनों मर्ज हुआ, तब ये बैंक का नाम बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, और ये आई थिंक बना था दिसंबर 2018 में। ठीक है, अब अगले 3 साल में क्या हुआ, उनको ये समझ में आया कि अगर उनको रिटेल लेंडिंग में स्केल अप करना है सो दे नीड अ रिटेल ग्रैन्युलर लायबिलिटी फ्रेंचाइज, मतलब कासा को बढ़ानी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर मैं आईडीएफसी का सिर्फ बात करूं, आईडीएफसी बैंक का बात करूं, उनका कासा था 8%। ठीक है, लेकिन आज अगर आप देखोगे जब से आईडीएफसी फर्स्ट बना और पिछले 3 साल में मिस्टर वी वैद्यनाथन ने उसी कासा को 8% से 50% के आसपास लेके आया, विच इज अ ह्यूमंगस इफेक्ट इन इटसेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यही आप देखोगे उदय कोटक ने भी कोटक महिंद्रा बैंक में किया था बिटवीन 2010 और 2017 में, जब उन्होंने भी अपना रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज को बढ़ाया। तो रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज बढ़ाने से क्या होता है, अगर आपका कासा बढ़ता है, राइट, इससे क्या होता है कि आपको फ्री का पैसा मिलता है। मतलब करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, और सेविंग्स अकाउंट में यू गिव 2 3 4%। गॉट इट? सो अब क्या हुआ है, पिछले 3 साल में सिंस उनका फोकस था कि उनको रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज बनानी है, सो 2018-19 एंड ऑफ कोर्स इन दैट कोविड ईयर के बिगिनिंग में आप देखोगे उन्होंने अपने एसेट बुक को सिर्फ 5% से बढ़ाया। और बार बार मिस्टर वी वैद्यनाथन यही बोला है कि लाइक हम उस टाइम पे सिर्फ अपना कासा फ्रेंचाइज पे फोकस कर रहे थे बिकॉज हमें डिपॉजिट्स चाहिए, राइट? हमें ग्रैन्युलर डिपॉजिट चाहिए। उससे पहले उनके पास जो मेन डिपॉजिट्स हुआ करता था ना, वो बड़े बड़े सिर्फ कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होता था। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का नेगेटिव क्या है कि लेट्स से अगर आपका एक कॉर्पोरेट का बड़े डिपॉजिट पे आप डिपेंडेंट हो और कल आगे वो कॉर्पोरेट पैसा मांगे तो आपका तो पूरा ही बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट? बिकॉज आपने तो वही डिपॉजिट का पैसा लेके लोन दिया हो किसी को, राइट? सो पॉइंट यही है, हमें ग्रैन्युलरिटी चाहिए था, तो आईडीएफसी को वो मिल गया। अब क्या हुआ, 2020 के बाद से जब उनका कासा बढ़ के 50% के आसपास आ गया, तब वी वैद्यनाथन ने ये बोला कि लाइक हाँ,
अभी हम लोग क्या करेंगे, लेंडिंग रेट बढ़ाएंगे। अब हम लेंडिंग में फोकस करेंगे बिकॉज हमारा कासा फ्रेंचाइज बन चुका है। गॉट इट? वेरी सिंपल स्टोरी है, उतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, अपने लेंडिंग का रेट जो पिछले 3-4 साल से मतलब 2018, 19, 20 के आसपास जो 5-6% से अपने लोन बुक को ग्रो करता था, फिर उन्होंने इसको पुश करने लग गया। और आज अगर मैं आपको डेटा बोलूं ना, तो उनका जो एडवांसेस का जो बुक का जो ग्रोथ है, राइट, ये बड़ा है कुछ अप्रोक्सीमेटली 25% ऑन अ वाई बेसिस। तो मतलब क्या, कासा फ्रेंचाइज बन गया, राइट, और उसके बाद से लोन देना चालू हो गया, मतलब एक एक फास्ट पेस में। और आप किसको लोन दे रहे हैं, लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि रिटेल लेंडिंग में ज्यादा फोकस करते हैं। इनका अगर मैं थोड़ा सा बुक का ब्रेकअप बोलूं आपको, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। आज का बुक का बात कर रहा हूं, Q1 FY24 नंबर्स के बाद का बुक। सो इनका टोटल जो बुक है वो 1.7 लाख करोड़ का बुक है। उसमें से कुछ ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बुक है रिटेल। अब रिटेल में क्या क्या आता है, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर ऑटो लोन्स आता है, एडुकेशन लोन आता है, फिर आपका बिजनेस लोन आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, और आपका गोल्ड लोन्स आते हैं, राइट। सो अभी आप देख रहे हो, राइट, कि आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद अगले 3-4 साल में ये पूरा एक रिटेल बैंक बन गया, जबकि आईडीएफसी बैंक था एक कॉर्पोरेट बैंक, राइट। तो 60% ऑफ द बुक ऑफ आउट ऑफ 1.71 लाख करोड़, दैट इज अराउंड 98,000 करोड़ के आसपास होगा, जो कि है ये सारे सेगमेंट्स में, रिटेल में, जिसका नाम मैंने बताया। 30% ऑफ द लोन बुक इज कॉर्पोरेट, ठीक है, मतलब लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट एंड लेट्स से एसएमईज एंड एमएसएमईज। गॉट इट? तो ये बनता है उनका मेजोरिटी टू डिविजन, 60% और यहाँ पे 30%। उनका रूरल फाइनेंस का भी एक डिविजन है विच इज 10 to 12%। अब जब आप देखोगे, जब आईडीएफसी बैंक बना था, राइट, और जब उसने ट्रांसफर किया था, तो उनके पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में हमारे पिछले मतलब साइकिल के बाद 2016 से 20 में उनका बहुत सारे एनपीएस बढ़ गया था, पैसा वापस नहीं आ रहा था, प्रोजेक्ट रुक गया था। तो वी वैद्यनाथन ने एक और चीज को कॉन्शियसली किया, वो क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बुक को घटा रहा है। सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बुक टू द टोटल लोन बुक वाज 36% ऑफ द बुक बैक इन 2017-18, और आज वो घटा घटा के सिर्फ 2 से 3% के आसपास है। गॉट इट? तो ये बुक को वो अगले 3-4 साल में एकदम जीरो में लेके आएगा, उनको उनको कोई लेना देना नहीं है इससे, राइट। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्रोवाइड कर चुका है, प्रोविजन कर लिया है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, वो बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन मुझे प्रोवाइड करके ये बुक को पूरा क्लीन अप करना है। तो ये जब क्लीन अप हो जाएगा, और अगर आप देखोगे ना, ये ऑलरेडी क्लीन अप हो भी चुका है, क्योंकि क्या बोल रहा हूँ, 60% ऑफ द बुक आज है रिटेल, यही होम लोन और क्रेडिट कार्ड और इन सब में। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इन सब में भी, तो अगर आप देखोगे इनका जो लोन बुक का, अगर मैं थोड़ा ग्रोथ का बात करूं, द लोन बुक ग्रू 25% ऑन अ वाई बेसिस, राइट। उसमें से अगर आप ये पर्सनल फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस का ये सेगमेंट देखते हो, विच इज 60%, राइट, 60% रिटेल कंज्यूमर जो फाइनेंस का जो लेंडिंग बुक है, दिस ग्रू 27%। और इसमें से अगर आप देखोगे, होम लोन एक बड़ा चंक है, होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बट लेट मी टेल यू, आईडीएफसी फर्स्ट इज नाउ गोइंग वेरी गंग हो एंड वेरी वेरी एग्रेसिव ऑन थिंग्स लाइक क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एडुकेशन लोन, ऐसे सेगमेंट्स में। गॉट इट? एंड ऑल्सो गोल्ड लोन में भी बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, लेकिन दीज आर स्टिल वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल बुक। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे कि कॉर्पोरेट का बुक भी अच्छे रेट से बढ़ रहा है, वहां पे भी बैंक का फोकस है टुवर्ड्स द एमएसएमई एंड द एसएमई स्पेस में, ठीक है, ये हो गया दूसरा। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं आपका रूरल फाइनेंस का बात करूं, जैसे ट्रैक्टर लोन्स बोलो, फिर एग्री लोन्स बोलो, राइट, तो इन सब में भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, अराउंड 46% ऑन अ वाई। सो ऑन अ नेट बेसिस, अगर तो आज आपको समझ में अभी आ गया कि बुक क्या है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट का बुक हुआ करता था, अभी रिटेल बुक में कन्वर्ट हो गया है, और रिटेल बुक का भी आपको ब्रेकअप समझ में आ गया। और आप एक चीज देख रहे हो कि सारे इंजिन सच फायर कर रहे हैं, राइट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, अभी आपको पूरा रीजन समझ में आ गया। तो ये बनता है आईडीएफसी फर्स्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने बताया। और अगर आप वी वैद्यनाथन के बारे में भी देखोगे, वो ऐसे रिटेल सेगमेंट के लीड में काम करते थे इन आईसीआईसीआई बैंक, राइट। तो आज वो आईडीएफसी में लाया और अपना वही आईसीआईसीआई वाला जो डीएनए है, वहां आईडीएफसी फर्स्ट में लाया, राइट। तो ये बनता है पूरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते कि बैंक का अभी का रिजल्ट क्या है Q1 FY24 में। सो मेरा तो कॉपी है यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है, बैंक के पास ऑपरेटिंग लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कि अगर आपका प्रॉफिट का ग्रोथ लोन बुक के ग्रोथ से ज्यादा है, तो आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये है कि आप आपके फिक्स्ड कॉस्ट को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो,
गॉट इट। तो अगर आप देखोगे उनका लोन बुक का ग्रोथ कितना था, 25% ऑन अ वाई बेसिस बोला, राइट। लोन बुक मतलब दी एंटायर बुक विच इज 1.7 लाख करोड़ का। लेकिन अगर आप उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखोगे, दैट इज 62% ऑन अ वाई बेसिस। दैट मीन्स कि अगर पैट ग्रोथ, मैं फिर से रिएटरेट कर रहा हूं, लोन बुक से ज्यादा है, इसका मतलब उस बैंक के पास है ऑपरेटिंग लेवरेज। गॉट इट। दूसरा अगर मैं थोड़ा बहुत देखूं कि लाइक लेट्स से डिपॉजिट्स, राइट, पिछले 1-1.5 साल से पूरा वॉर ऑन डिपॉजिट लग गया था सिस्टम में। बिकॉज क्या हो गया था, बिकॉज इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब डिमांड बहुत था क्रेडिट का, इसलिए सबको डिपॉजिट उठाना पड़ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि सबका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग अप, राइट। बिकॉज आप सोचिए ना, अगर इतना क्रेडिट डिमांड है तो सब डिपॉजिट के लिए एकदम हावी हो जाएगा, राइट। लेकिन डिपॉजिटर्स तो है लिमिटेड, करेक्ट। लेकिन और अगर सब आ गए डिपॉजिट लेने तो डिपॉजिट का रेट बढ़ जाएगा। इसलिए अब देखोगे सेविंग्स का रेट बढ़ गया, टर्म डिपॉजिट का रेट्स बढ़ गया, राइट। और अब देखोगे इसी वजह से सारे बैंक्स का कासा घट रहा है। क्यों? बिकॉज इवन डिपॉजिटर्स को भी समझ में आ गया कि लाइक सेविंग्स अकाउंट में 4% किसको चाहिए, मैं उसको लेके एक एफडी कर दूं और मुझे 8% मिल जाएगा, और लेट्स से 8% 7% मिल जाएगा। गॉट इट। सो देयर वाज अ वॉर ऑन डिपॉजिट्स, राइट। लेकिन ये पूरे टाइम में भी आईडीएफसी ने अपने डिपॉजिट बुक को एक बहुत ही हेल्दी रेट से ग्रो करना किया। तो अगर मैं आपको डिपॉजिट का बोलूं तो डिपॉजिट ग्रू 44% ऑन अ वाई बेसिस, राइट। तो इसका क्या मतलब, एडवांसेस का ग्रोथ 25%, डिपॉजिट का ग्रोथ 44%। इसका मतलब क्या है कि गोइंग फॉरवर्ड द रेट ऑफ एडवांसेस, ये जो 25% का है, ये सस्टेनेबल है। अगर लेट्स से डिपॉजिट का ग्रोथ 5, 6, 7% होता तो और एडवांसेस 25 होता, आगे जाके मुझे घबराहट होता कि शायद ये एडवांसेस का ग्रोथ इस रेट में ना बढ़े, उसका रेट ऑफ ग्रोथ घट जाएगा। लेकिन अगर डिपॉजिट आपका 44% से ग्रो कर रहा है, और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बोलूं ना, डिपॉजिट ऑलमोस्ट 10% बढ़ा है। तो इसका क्या मतलब, आईडीएफसी का जो ये रिटेल लायबिलिटी का जो ये फ्रेंचाइज बनाया है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। अब आप मुझे बोलोगे देखो 1,40,000 करोड़ का डिपॉजिट्स है, राइट, बेस छोटा है, लेकिन उतना भी बेस छोटा नहीं है कि वो ग्रो करे एट 44% ऑन अ वाई बेसिस। तो ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज जो है कि मुझे हमेशा लगता था कि आईडीएफसी फर्स्ट का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमेशा कम है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब आपका बैलेंस शीट में कितना परसेंटेज ऑफ कैश और लिक्विड एसेट्स में रखे हो, और आपका बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है एक बैंक का, वो आप देख सकते हो विद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नंबर से। तो आईडीएफसी फर्स्ट का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कुछ 12-13% के आसपास था, लेकिन दैट नंबर इज नाउ टचिंग 17% आफ्टर Q1 FY24, which is very commendable in itself. Because अगर आप बड़े बैंक्स को देखोगे, लाइक कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, एक्सिस हो गया, इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज बिटवीन 18 एंड 22%। कोई भी, अगर कोई फेडरल बैंक भी देख लो एंड ऑल दैट, बंधन बैंक भी देख लो। लेकिन अभी आईडीएफसी का कैपिटल एडिक्वेसी भी उस जगह में आ रहा है। तो अगर मैं वाईओवाई बोलूं, इनका कैपिटल एडिक्वेसी वाज 15.7% Q1 FY23 में, लेकिन आज उनका कितना है, अराउंड 16.9 to 17%, विच इज अमेजिंग। और दूसरा चीज क्या है कि मैनेजमेंट जो कमेंट्री दे रहा है, हमें उसका एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना है, करेक्ट, एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राइट। तो जब इनका आरओई था, तो सोचिए एक टाइम पे ये बैंक लॉस करता था, फिर ये प्रॉफिटेबल हुआ, फिर मिस्टर वी वैद्यनाथन ने कॉन कॉल में आके ये बोला कि वी विल नेवर पोस्ट लॉसेज इन आवर लाइफ। आरओई था 2%, अब सोचिए 2% था आरओई, उसको बड़ा बड़ा के 10% में लेके गया। और तब वी वैद्यनाथन ने यह भी बोला कि लॉन्ग टर्म में हमको अपना आरओई को 15% में लेके जाना है। वो आई थिंक कुछ 3-4 साल में हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप देख रहे हो कि 10% से 15% का बात कोई मैनेजमेंट कर रहा है, तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर में मुझे 10% का ऊपर का आरओई चाहिए। तो अगर मैं इस क्वार्टर का Q1 FY24 का आरओई का नंबर बताऊं, दैट्स 11.7%, राइट। और पिछले साल सेम क्वार्टर में इट वाज 8.9%। तो दैट मींस क्या, आईडीएफसी फर्स्ट का आरओई अभी ऑलमोस्ट 12% हो चुका है, और क्या पता अगले 3 साल क्या 2 साल या 1 साल में वो 15% ना कर दे। गॉट इट। और बैंकिंग में तो आपको पता है, राइट, Q1 इज द लीनियस्ट क्वार्टर। तो अगर आप लीनियस्ट क्वार्टर में योर आरओई इज 11.7, क्या पता Q4 of this financial year में your ROE can be 14.5% if things go all right, और let's say इकोनॉमी में कोई एक्सटर्नल शॉक ना आए, राइट। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ये जो सब चीजें मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से आप ये स्टॉक को देख रहे होंगे ना कि 30 रुपए से 90 रुपए में चला गया, राइट, मतलब 2-3 गुना हो गया। देयर इज अ रीजन बिहाइंड कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है, एक रीजन होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक का स्टॉक क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, उसका भी एक रीजन है, राइट। बिना कारण एक स्टॉक मरे पड़े नहीं रहता है। सो आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, देयर इज अ रीजन व्हाई दीस थ्री इंस्टीट्यूट्स
have done better for shareholders than Kotak and HDFC. वो रीजन को देखो rather than trying to justify your old archaic thinking कि HDFC कभी ना कभी तो पैसा बना ही लेगा, उसको होप इन्वेस्टिंग बोलते हैं। देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है। सो हैविंग सेड दैट, मैंने तो मोटा मोटी सब कुछ कवर कर लिया। जैसे कासा फ्रेंचाइज का मैंने बात किया, राइट। कासा फ्रेंचाइज यू वुड सी वो 50% से 46 में क्यों हुआ? बिकॉज डिपॉजिट का रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीमेंटल डिपॉजिटर ज्यादा जाके आपका टर्म डिपॉजिट करवा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, और दिस इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस ऑल बैंक्स। अगर आप एयू का देख लो, फिर मैंने उस दिन और एक बैंक कवर किया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसका भी कासा घट गया, राइट। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि लाइक हाँ करेक्ट, इक्विटस का भी अगर आप देखोगे कासा 51 से 38% में आ गया, आईडीएफसी का भी 50 से 46 में आ गया। ये नेगेटिव कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी अगर आपको मतलब टर्म डिपॉजिट में 7-8% मिल रहा है और सेविंग्स में 4 मिल रहा है, तो लोग सेविंग से पैसा उठा के टर्म डिपॉजिट में डाल रहा है। ये तो इंटरेस्ट रेट साइकिल का बात हो गया ना। कल फिर से अगर रेट कट करेगा आरबीआई या और यूएस फेड करेगा, फिर से ये सेविंग्स रेट मतलब फिर से सेविंग्स में ज्यादा पैसे आएंगे, राइट। और फिर उसके बाद कासा फिर से बढ़ेगा। लेकिन आपने कासा का फ्रेंचाइज बना लिया, अगर आपका कासा फ्रेंचाइज 40 के ऊपर है, मतलब आपको लो कॉस्ट फंडिंग मिलता है, मतलब आपका निम्स विल बी गुड एंड विल बी प्रोटेक्टेड। सो ये बनता है आईडीएफसी फर्स्ट का पूरा एनालिसिस, राइट। आई होप आपको ये अच्छा लगा। आपको कोई भी सवाल हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ट्विटर में लिखिए, या आप मुझे ट्विटर में डीएम में भी कर सकते हो। द वीडियो विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, राइट। सो आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर बिजनेस क्वेरीज। तो बिजनेस रिलेटेड कुछ सवाल हो तो मुझे पूछिए। और हाँ, एक और बात है लास्ट बिफोर आई एंड इट अबाउट द स्टॉक, राइट। So basically देखिए, if you are growing, if you have operating leverage and if you are growing the loan book at 25%, your asset quality is also improving. तो अगर मैं asset quality का बात आई गेस मैं बोलना भूल गया, तो अगर आप आईडीएफसी का देखोगे ना, आईडीएफसी का ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए दोनों इंप्रूव हुआ है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अ वाईओवाई बेसिस। गॉट इट। मैंने एक्चुअली ये नंबर यहाँ पे नहीं लिखा है, वो मैंने जब वो पोस्ट किया था वहां पे था। सो बेसिकली जब तुम्हारा एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता है, लोन बुक ग्रो करता है 25% एंड यू हैव ऑपरेटिंग लेवरेज, उसके साथ आपका जो आरओई का नंबर बढ़ रहा है, बिकॉज इफ योर आरओई नंबर इज गोइंग अप ना, दैट मींस आप बोल सकते हो ऑन अ नेट बेसिस एवरीथिंग इज गुड फॉर द बैंक। सो एसेट क्वालिटी देखो, आरओई क्यों बढ़ता है? अगर लेट्स से बैंक ने अच्छे से स्क्रीनिंग प्रोसेस किया, राइट, सही लोगों को लोन दिया और वो पैसा वापस आया, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा रहा, राइट, तो इससे क्या होगा? इससे आपका एसेट क्वालिटी बेटर होगा, जो किया है बैंक ने। जीएनपीए एनएनपीए नंबर उनका इंप्रूव हुआ है इवन ऑन अ क्वार्टर बेसिस। अगर आप देखोगे लेट्स से एचडीएफसी बैंक बोलो या फेडरल बैंक बोलो, उनका एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिटेरियोरेट किया, राइट, ऑन अ क्वार्टर बेसिस। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट का वो भी नहीं है। तो एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डिसबर्सल, ये सब कुछ सही रहा, इसीलिए आपको देख रहे हो कि आज आपका आरओई का नंबर जो है अराउंड 12% के आसपास चला गया। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर इसी रेट से वो बैंक अपना काम करे तो मे बी Q3 Q4 में आप इसका आरओई का नंबर 13-14% भी देख सकते हो। सो ऑन दैट नोट आई होप आपने कुछ सीखा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। ऑफ कोर्स इसको ट्रैक करते रहेंगे, मैं भी ट्रैक करता रहूंगा, और आगे का जो होगा मैं अपडेटेड वीडियोस डालता रहूंगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक मिलकर डिस्कस करते हैं, बिजनेस का डिस्कस करते हैं, राइट। और स्टॉक के बारे में अगर मैं एक बात बोलूं, लास्ट चीज मैं बोलूं कि लाइक स्टॉक लगता है एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको पता है कि क्यों एक्सपेंसिव है। गोइंग फॉरवर्ड, आई नो कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मुझे नहीं देना है, लेकिन अगर ये बैंक इस तरह से 20, 25, 30% से ग्रो करता रहा और अपना आरओई को 15% तक लेके गया, तो ये 3-4 साल में ये स्टॉक डबल हो सकता है, यहां से भी डबल हो सकता है, बिकॉज मार्केट हमेशा आगे का देखता है, करेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि पास में जो हुआ मतलब इसका खेल खत्म हो गया। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक तो 30-30 साल, 20-20 साल से पैसा बना के दे रहे हैं, राइट, और आईडीएफसी तो एक नया बैंक है, करेक्ट। तो ये मत सोचो कि आपका खेल खत्म हो गया, ये वैसे भी मिड एंड स्मॉल कैप के दुनिया में है, लो मार्केट कैप वाला कंपनी है, राइट। सो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर कंपनी ने अगले 10 साल अच्छा काम किया, इसका आरओई 15, 16, 17% तक गया, और लेट्स से इसका लोन बुक को बढ़ा के 5-6 लाख करोड़ तक लेके गया, तो इसमें भी पैसा बनेगा, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ 6 महीने का चार्ट देख के ना, डोंट हैव सच अ नैरो विजन। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक इस 1 साल में डबल होगा, और वो हो चुका है, क्योंकि जो आरओई 2% से 10% में आया ना 1 साल के अंदर, वहां पे वो मल्टीबैगर बन गया। मल्टीबैगर मतलब 2-3-4 गुना 1 साल में हो जाना, उसको मैं मल्टीबैगर बोलता हूँ। आगे जाके आईडीएफसी फर्स्ट बिकम अ कंपाउंडर एट दिस पेस, और ऐसा स्टोरी रहा तो इट बिकम्स अ कंपाउंडर, और मुझे लगता है 20-25% का सीएजीआर दे ही सकता है ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 years. So okay, on that note, thank you for listening.